घर को बना ससुराल। टीना, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना? अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कोई लखपति लड़का खोज कर ले आए तो उसका हाथ पकड़कर चली तो नहीं जाओगी? उदय, प्यार अमीरी गरीबी ऊंच नीच देखकर नहीं होता, और मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, बस इससे ज्यादा मुझे किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं है। क्या करूंगी उस दौलत का जिसमें मेरे साथ तुम ना हो? मैं तो तुम्हारे बिना अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तुमसे हैं। उदय और टीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर था। जहां टीना एक बड़े घराने की लड़की थी, वहां उदय एक 2 कमरे के मकान में रहने वाला साधारण सा लड़का। वास्तव में टीना तो उदय के प्यार में पागल थी, लेकिन उदय टीना से नहीं, उसके पिता की अथाह दौलत से प्यार करता था। उसने टीना के साथ प्यार का नाटक बस इसलिए किया था ताकि वो उससे शादी करके उस महल का दामाद बन सके। लेकिन टीना उदय की चालाकियों को समझ नहीं पा रही थी और लगातार अपने पापा के ऊपर उदय से शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। पापा, आप समझते क्यों नहीं? मैं उदय से प्यार करती हूँ। बेटा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चला करती है, और अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं रही हो। थोड़ा समझदारी से काम लेना शुरू करो। पापा, मैं भी आपको यही कहना चाहती हूँ कि अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही हूँ जिसे आप अपनी मर्जी थोपकर कुछ भी करने को मजबूर कर लेंगे। मैं एक बालिग लड़की हूँ, अपना अच्छा बुरा सही गलत समझ में आता है मुझे। देख लिया तुम्हारा सही गलत मैंने। सारी दुनिया को छोड़कर वो उदय ही पसंद आया तुम्हें? उसके तो माथे पर लिखा है कि वो 1 नंबर का आवारा लड़का है। और बेटा, शादी का मतलब होटल में डिनर और हाथ में हाथ डालकर चौपाटी पर घूमना नहीं होता। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो लड़का आज अपने आप को नहीं संभाल सकता, कल को शादी के बाद वो तुम्हें या अपने परिवार को कैसे संभालेगा? है इस बात का कोई जवाब तुम दोनों के पास? पापा प्लीज, मेरी खुशी के लिए आप एक बार उससे मिलकर तो देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको जरूर पसंद आएगा। वो इतना भी बुरा लड़का नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। मेरे लिए वो जॉब तो क्या कुछ भी कर सकता है। इकलौती बेटी टीना की जिद को देखते हुए उसकी माँ सविता अपने पति से कहती है, देखिए जी, जवान लड़की है, अगर कुछ गलत फैसला ले लिया तो हम जीवन भर सिर्फ पछताते रह जाएंगे। अगर ये कह रही है तो एक बार मिलकर देख लो ना इस उदय से। अच्छा ठीक है टीना, 2 दिन बाद तुम उदय को यहाँ आने के लिए कह दो। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। 2 दिन बाद उदय टीना के पापा के ठीक सामने बैठा था। घर में कौन कौन है तुम्हारे? मम्मी, पापा और एक छोटी बहन। क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी और करते क्या हो? जी, ग्रेजुएट हूँ। अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस फिलहाल तो मेरा पूरा समय टीना का ही है। मतलब कोई काम धंधा नहीं करते हो? यहाँ शादी के लिए मिलने आए हो और काम कुछ करते नहीं हो? तुम्हारे पिताजी कोई करोड़पति थे क्या, जो तुम ऐसे निठल्ले बनकर रोटियां तोड़ रहे हो? अंकल, मेरे पापा के पास कोई करोड़ों की दौलत नहीं है। वो तो एक मामूली से क्लर्क है। उनका छोड़िए, लेकिन आपके पास तो करोड़ों की दौलत है ना। टीना आपकी इकलौती बेटी है और मैं आपकी बेटी से शादी करके आपका दामाद बनने वाला हूँ। इस तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये सारा रुपया, पैसा, बंगला सब मेरा ही तो हुआ पापा जी। फिर 1 करोड़पति ससुर का दामाद होकर मैं कहीं चंद रुपयों के लिए उनकी जी हजूरी करूं, ये आपको अच्छा लगेगा क्या? आपकी क्या इज्जत रह जाएगी बताइए तो? आप बस शादी के लिए हाँ कर दो, उसके बाद मैं आपका सारा बिजनेस संभाल लूंगा। अरे वाह वाह बेटा, तुमने तो होशियारी की सारी सीमाएं पार कर दी है। मेरी बेटी के साथ प्यार का नाटक तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी नजर मेरी प्रॉपर्टी पर थी। पर तुम्हारी हिम्मत की तो मुझे दाद देनी चाहिए। बिना किसी झिझक के खुलेआम ये स्वीकार कर रहे हो कि तुम नौकरी इसलिए नहीं करते ताकि मेरे पैसों पर राज कर सको। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, निकल जाओ यहाँ से। अरे अंकल जी, ज्यादा गुस्सा मत करो। मैंने तो बस सीधी सी बात कही है। और हाँ, मुझसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करिएगा। अगर टीना को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। आपको पता है ना वो मुझसे कितना प्यार करती है। निहायत बदतमीज लड़के हो तुम। तुम्हें अपनी बेटी मैं किसी हाल में नहीं देने वाला। गेट लॉस्ट। और वो मेरी बेटी है, वही करेगी जैसा मैं कहूंगा, समझे तुम? आपकी बेटी थी, अब वो मेरी प्रेमिका है और मेरे प्यार में इतनी पागल है कि आप चाहे लाख उससे मेरी बुराई कर ले, लेकिन वो कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ने वाली। उदय की बात सुनकर टीना के पापा ने धक्का देकर उदय को घर से बाहर निकाल दिया। उदय के जाने के बाद, टीना बेटा, ये है तुम्हारी पसंद? तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इसके साथ खुश रह सकोगी? अरे ऐसा बिल्कुल मत समझना बेटा कि मुझे उसकी गरीबी से परेशानी है। मुझे परेशानी उसकी गरीबी से नहीं, उसकी छोटी सोच से है। ये लड़का तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार करता है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी समझ बाकी है तो आज के बाद इस लालची लड़के का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। टीना पापा को उदय के पक्ष में बहुत सी दलीलें देकर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कुछ भी कहने का पापा पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में चली जाती है। टीना बेटा, सविता कह रही है कि तुम 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं आई हो, ना ही तुमने कुछ खाया है। क्या बात है बेटा, क्यों बेकार की जिद लेकर बैठी हो?
पापा मैं प्यार करती हूँ उदय से। करती रहो जिद। तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए मैं अपने हाथों से तुझे कुएं में नहीं धकेल सकता। तू तो प्यार में अंधी हो गई है, लेकिन मुझे तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। सविता, आज से मेरा भी खाना मत बनाना। देखता हूँ कौन ज्यादा जिद्दी है, तू या मैं। पापा के अन्न त्यागने की बात से अंत में टीना टूट गई थी। ठीक है पापा, आप जीते मैं हारी। आप खाना खा लीजिए, आपकी शुगर बिगड़ जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले तू मुझसे वादा कर, तू उस उदय को भूल जाएगी और उस लड़के से शादी करेगी जिससे मैं कहूंगा। ठीक है पापा, मैं वादा करती हूँ। एक बार भी कोई सवाल किए बगैर आप जिससे कहेंगे मैं उस लड़के से शादी करने को तैयार हो जाऊंगी। टीना के वादा करने के बाद गुप्ता जी ने खाना खा लिया। वाकई वही हुआ जिसकी टीना को उम्मीद थी। उस दिन के बाद टीना ने कभी उदय का नाम अपनी जुबान पर नहीं लिया। इधर टीना के पापा ने उसका रिश्ता विशाल नाम के एक लड़की के साथ कर दिया था। विशाल के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। विशाल भी एक पढ़ा लिखा योग्य लड़का था जो अपने पापा के साथ उनका व्यापार संभालता था। देखिए भाई साहब, सगाई का मुहूर्त निकालिए। अब बस जल्द से जल्द बेटी के हाथ पीले करना चाहता हूँ। विशाल के पापा सगाई का मुहूर्त निकलवाते हैं और जल्दी उनकी सगाई हो जाती है। टीना, अब तो हमारी सगाई भी हो चुकी है, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। इसी बहाने साथ में समय बिताने को भी मिलेगा। देखो विशाल, मुझे ज्यादा घूमने फिरने का शौक नहीं है और पापा को शादी से पहले ऐसे हाथों में हाथ डालकर घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं टीना, अब तो 2 महीने में हमारी शादी हो ही रही है। उसके बाद तुम मेरी पत्नी बन जाओगी और तब तुम्हें कुछ भी करने के लिए पापा से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। मैं वेट कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। विशाल को इतना तो समझ में आ रहा था कि टीना उसके साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसके मन में कोई और लड़का है। पापा जी, मैं ये चाह रहा था कि मैं टीना को शॉपिंग पर ले जाऊं ताकि वो अपनी पसंद के कपड़े खरीद सके। अरे तो जाओ ना बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी से पहले तुम्हें थोड़ा समय साथ में गुजारना ही चाहिए, उसी से तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। लेकिन पापा जी, टीना तो कह रही थी कि आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मुझे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन तुम कोई गैर थोड़ी ना हो। तुम्हारे साथ तो शादी होने वाली है उसकी। तुम पूरे हक और अधिकार से उसे अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जा सकते हो। शॉपिंग करो, घूमो फिरो, यही तो गोल्डन टाइम होता है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है विशाल, हम किसी और दिन चलते हैं ना प्लीज। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब हम चलेंगे। खुश? विशाल टीना का दिल जीतने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई खास फायदा होता दिख नहीं रहा था। टीना विशाल को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और टीना शादी करके विशाल के घर चली जाती है। शादी के बाद बहू देखो, हमारे यहाँ पर ये रिवाज है कि नई दुल्हन को गृह प्रवेश के बाद नाच गाकर और ढोल बजाकर दिखाना होता है। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, पड़ोस की औरतें आती ही होंगी। क्या फूहड़ता है ये? मुझे ऐसे सबके सामने नाचना गाना पसंद नहीं है। आप लोग मेरी जगह विशाल से नचवा लो, आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और रस्म भी पूरी हो जाएगी। फिलहाल मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अरे बेटा, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो इसने मुझसे ऐसी बात की? लगता है शादी की रस्मों में थक गई है माँ, अब बुरा मत मानो, 1-2 दिन में थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। माँ को समझाकर विशाल भी टीना के पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच जाता है। टीना, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे और मेरी फैमिली से कुछ ज्यादा ही चिढ़ हो रही है। पहले तो मुझे लगा कि शायद तुम इंट्रोवर्ट हो, कम बोलती हो, या शायद थोड़ी शर्मिली हो, इसलिए शादी से पहले बात करने में सहज नहीं हो। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम शर्मिली नहीं, बदतमीज हो। पर तुम्हारी ये बदतमीजी का कारण क्या है, बताने का कष्ट करोगी? ओह, तो तुम्हें सच सुनना है? ठीक है, सुनो, कान खोल कर सुनो। मुझे तुम में या तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली मुझे तो इस शादी में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने शादी से पहले तुम्हें इतना इग्नोर किया, इतने हिंट दिए, लेकिन तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते थे। एक बात बताओ, सच में इतने बेवकूफ हो या मेरे साथ कुछ स्पेशल चल रहा है? अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था मुझ में तो सगाई के समय क्यों नहीं बोली? शादी तय होते समय क्यों नहीं कहा कि तुम शादी नहीं करना चाहती? अरे क्या कारण था जो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी? बोलो, क्यों की मुझसे शादी? जैसे तुम आज बता रही हो, शादी से पहले भी तो बता सकती थी ना। तब तो गूंगी गुड़िया बनकर शादी कर ली और अब तेवर दिखा रही हो। ऐसा क्या कह दिया माँ ने? रस्में निभाने को कह रही है। हर शादीशुदा जोड़े करते हैं ये रस्म, तुम कोई अनोखी नहीं हो। और ये रस्में इसलिए होती है ताकि पति पत्नी के बीच थोड़ा संकोच और झिझक कम हो जाए, घर का माहौल अच्छा हो, जिससे बहू को एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो। देखो विशाल, मैंने सिर्फ अपने पापा की खातिर ये शादी की है। मैंने उनसे वादा किया था कि वो जो भी लड़का मेरे लिए पसंद करके लाएंगे, मैं बिना सवाल जवाब किए उससे शादी कर लूंगी। तुम्हें मेरे पापा ने पसंद किया था, इसलिए पापा की मर्जी समझकर मैंने तुमसे शादी की। इससे ज्यादा मुझे तुम्हारे साथ किसी भी रस्म या शादी निभाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुमने अपने पापा की खुशी के लिए शादी की है तो अब ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम ऐसी हरकत करोगी तो शादी चल पाएगी तुम्हारी? क्योंकि मुझे नफरत होती है तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे पूरे परिवार से। मुझे बर्दाश्त नहीं होता उनका मुझे बहू कहना और हक जताना।
देखो टीना, मुझे नहीं पता तुम्हारे पापा और तुम दोनों के बीच क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन इन सबके बीच में मेरे परिवार को क्यों घसीट रही हो तुम? मेरी माँ एक सीधी सादी सी औरत है। सारी जिंदगी उन्होंने यही सपना देखा है कि एक दिन वो अपने बेटे की दुल्हन को पूरी धूमधाम से इस घर में लेकर आएंगी। उनके उम्र भर के सपनों को ऐसे अपने पैरों के नीचे मत रौंदो। अगर अपने पापा की खुशी के लिए शादी की है तो मेरी माँ की खुशी के लिए मेरी पत्नी ना से उनकी अच्छी बहू होने का नाटक तो कर ही सकती हो ना। मैं कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा, पति होने का कोई अधिकार नहीं जमाऊंगा, लेकिन मेरी माँ के सम्मान पर चोट नहीं लगनी चाहिए। बड़े अजीब आदमी हो तुम। सीधा सादा सा सच मैंने कहा कि तुमसे नफरत है मुझे, तब भी मेरे साथ रहने को तैयार हो। हर कोई तुम्हारी तरह रिश्तों को मजाक नहीं समझता टीना। पूरे समाज के सामने मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, ऐसे ही एक दिन मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? टीना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर विशाल किस मिट्टी का बना है। उसने विशाल की इतनी इंसल्ट की, तब भी वो उसका हाथ छोड़ना नहीं चाह रहा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। टीना विशाल और उसके परिवार में कुछ खास बात नहीं करती थी। सबसे कटी कटी सी रहती और बात बात पर बिगड़ जाती। इसी तरह शादी को पूरा 1 महीना बीत गया था। विशाल बेटा, आज तुम दोनों की शादी को 1 महीना पूरा हो गया है। जाओ, आज बहू को कहीं बाहर ले जाओ, उसकी पसंद के कपड़े जूते जो भी पसंद हो सब दिलवा देना। मुझे आज अपनी बहू के चेहरे पर हंसी चाहिए बस। ठीक है माँ, ले जाता हूँ। टीना, मम्मी चाहती है कि आज हम अपनी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। बाहर चलोगी? शॉपिंग करना तो अच्छा लगता होगा ना तुम्हें? ओह, तो अब तुम माँ बेटा मुझे पैसों के दम पर खरीदना चाह रहे हो? तुम्हें क्या लगा था तुम नोटों की गड्डी दिखाओगी और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाऊंगी? देखो टीना, मैंने कहा था ना, माँ की खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो परिवार की भावनाओं का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। घबराओ मत, मैं सारी बात अपने ऊपर ले लेता हूँ। तुम्हारे पापा की नजर में मैं बुरा बनने को तैयार हूँ। कह दूंगा मैंने तुम्हें छोड़ा है, कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। विशाल, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे नहीं जाना है वापस उस सोने के महल में। मेरा दम घुटता है वहाँ। अगर तुम भी मुझे नहीं रख सकते तो बता दो, मैं कहीं और चली जाती हूँ। टीना, संभालो अपने आप को। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, उसी पल तुम्हें अपना जीवन साथी मान लिया था। शादी बेशक अभी हुई है, लेकिन मेरे मन में तो तुम महीनों पहले बस गई थी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अगर उदय के साथ तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें उदय के पास भी छोड़ने को तैयार हूँ। उदय का नाम सुनकर टीना चौंक कर उसकी ओर देखती है। तुम उदय के बारे में क्या जानते हो? सब कुछ, और वो भी जो तुम नहीं जानती, या शायद तुमने अपनी आंखों पर प्यार की पट्टी इतनी कसकर बांध रखी है कि कभी देखना ही नहीं चाहा। जिस दिन तुमने कहा ना कि तुमने पापा के लिए मुझसे शादी की है, बस उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर तुम इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो। तुम्हारे ही कुछ दोस्तों से पता चला कि तुम उदय से शादी करना चाहती थी, लेकिन पापा नहीं माने, इसलिए तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप करना पड़ा। तुम्हें पता है विशाल, मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारे पैसे से है। ये पैसा ही है जिसकी वजह से पापा ने मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया। मेरे उदय के पास पैसा होता ना तो आज हम दोनों साथ होते। ये गलतफहमी है तुम्हारी। जिस उदय के लिए तुम अपने जीवन में आग लगाने को तैयार हो ना, वो तो कब का अपने जीवन में आगे बढ़ गया। उसे बस एक अमीर लड़की चाहिए थी। जब तुम ना मिली तो उसने कोई और ढूंढ ली। उदय बहुत ही मतलबी लड़का था, जिसे तुमसे नहीं तुम्हारे पापा की दौलत से प्यार था। तुम्हारे पापा ने उसकी फितरत पहचान ली थी, इसीलिए तुम्हारी शादी उससे नहीं कराई। ये सब जानने के बाद भी तुम मेरे साथ एक ही छत के नीचे रहने के लिए तैयार हो? इस सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ टीना। बार बार पूछने से जवाब नहीं बदलेगा। कुछ दिनों के बाद टीना का जन्मदिन था। टीना, मम्मी ने तुम्हारे बर्थडे पर पार्टी रखी है और ये गाउन भिजवाया है, प्लीज उनकी खुशी के लिए पहन लेना। विशाल, प्लीज मत कहो, मैं जरूर पहनूंगी। मम्मी मुझसे इतना प्यार करती हैं, मेरी हर बात का पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं। और एक मैं हूँ, बस अपने ही बारे में सोचती जा रही हूँ। कौन सी सास ऐसी बदतमीज बहू का जन्मदिन मनाना चाहेगी? लेकिन उन्होंने मेरे लिए पार्टी रखी, खुद ये ड्रेस खरीद कर लाई। मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। उन्होंने मेरी माँ की कमी हमेशा के लिए पूरी कर दी। थैंक यू टीना। मम्मी हमेशा यही कहती है कि ससुराल में लड़की सबसे ज्यादा अपनी माँ को याद करती है, इसलिए मुझे उसे इतना प्यार देना है कि वो अपनी माँ को कभी याद ना करे। थैंक्स टू यू विशाल, मुझे इतना समझने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे वो सब देने के लिए जिसके मैं लायक भी नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं आज दिल से तुम्हें अपनाती हूँ। टीना, मैं जानता था समय सब जख्म भर देता है। कुछ समय बाद तुम सही गलत में अंतर जरूर समझोगी, इसलिए मैंने उस समय जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया था। शादी जीवन भर का बंधन है, तोड़ने की नहीं निभाने की कोशिश करनी चाहिए। सही कहा ना? विशाल की बात सुनकर टीना ने विशाल को कस कर गले लगा लिया था। पड़ोसन बनी बहू।
रानी अपने परिवार वालों के साथ काफी खुश थी, और आखिर वो खुश होती भी क्यों नहीं। उसके ससुराल वालों की सोच खुले विचारों वाली जो थी, पर अक्सर बाहर काम करने के चलते रानी न तो अपने पति को समय दे पाती और न ही अपने घर वालों को। ऐसे ही एक रात रानी अपना फोन बेड पर पटक कर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। रानी को इतना परेशान देखकर रोहित उसके पास आता है और उसकी परेशानी का कारण पूछता है। क्या हुआ रानी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं रोहित, मैं बहुत थक गई हूँ। कल संडे है और संडे वाले दिन भी मुझे ऑफिस बुला रहे हैं। कभी कभी तो मैं अपने ऑफिस से बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो क्या करूँ, ऑफिस छोड़ भी तो नहीं सकती ना। पर आप कर भी क्या सकते हैं। देख लो, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। रोहित वहां से उठकर सोने चला जाता है। रानी भी सो जाती है और अगली सुबह रानी सबके उठने से पहले ही ऑफिस चली जाती है। अब जब सब उठते हैं तो रानी को घर में ना देखकर सुमित्रा रोहित से पूछती है। रोहित, बहू कहाँ चली गई सुबह सुबह? मौज, उसकी कुछ अर्जेंट मीटिंग थी इसलिए उसको आज जल्दी ऑफिस जाना पड़ा। बहू भी ना अपने घर का जरा भी नहीं ख्याल रखती। ये नहीं कि आज संडे है घर पर रहूं, घर का ख्याल रखूं। अरे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, नेहा भी कॉलेज के काम से बाहर ही रहती है। घर में उसका छोटा बच्चा भी तो है, उसका भी ख्याल नहीं उसको। माँ, आपको पता है वो भी परेशान है। कल रात वो उदास थी क्योंकि वो भी थक जाती है। हमें इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। रोहित और सुमित्रा आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। जा बेटा देख कौन आया है। सुमित्रा की बात सुनकर रोहित दरवाजा खोलता है, जहां वो देखता है कि उसकी पड़ोसन की बेटी काजल उसके दरवाजे पर अपने हाथ में खाना लिए खड़ी है। अरे काजल, तुम यहाँ, और तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे कौन है, किससे तू इस तरह खड़े होकर बात कर रहा है? मैं हूँ आंटी काजल। हटो, अब मुझे आंटी जी से बात करने दो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। काजल रोहित को साइड कर अंदर जाती है और टेबल पर खाना रख के कहती है, आंटी जी मैं हूँ। भाभी जब सुबह जा रही थी ना, तब उन्होंने मुझे कहा था कि आज उन्हें जल्दी निकलना पड़ रहा है, वो आप लोगों के लिए खाना नहीं बना पाई, इसलिए उन्होंने मुझे खाना देने को कहा था। कह रही थी मैं आपका ध्यान रखूं क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। काजल के मुंह से ये बात सुनकर सुमित्रा की आंखें भर जाती है और वो अपने शब्दों को याद करते हुए बोलती है, मैं भी ना न जाने क्या क्या बोल रही थी बहू को। वो बेचारी मेरे बारे में कितना सोचती है, और एक मैं हूँ जो अपनी ही बहू को न जाने क्या क्या बोल देती हूँ। क्या हुआ आंटी जी, क्या सोचने लगी आप? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। ऐसे क्या बना कर लाई है तू? आप ही देख लीजिए। आरुष कहाँ है? उसके लिए मैं बॉर्नविटा लेकर आई हूँ, वो अपने कमरे में सो रहा है ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी उसके पास जाती हूँ और उसे उठा कर लाती हूँ। काजल तो वहां से चली जाती है, पर ये सब देखकर रोहित अपनी माँ से कहता है, देख रही हो माँ, आपकी बहू आपका और हमारा कितना ख्याल रखती है, और एक आप है जो उसको कभी नहीं समझती। रोहित की बात सुनकर सुमित्रा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, बस मुस्कुराती रहती है। वहीं काजल भी आरुष को उठाकर ले आती है, जिसके बाद सभी लोग साथ में सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, पर अब तक रानी घर नहीं आई थी। शाम को एक बार फिर काजल खाना लेकर आ जाती है। अरे तू क्यों हमारी इतनी चिंता करती है? अभी रानी आती होगी। भाभी को आने में न जाने कितना समय लगेगा, और घर आकर थकी हारी खाना थोड़ी ना बनाएगी। काजल की बात सुनकर अब सब शांत हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। आज किसी को भी रानी का ख्याल नहीं आता। कुछ देर बाद काजल वहां से अपने घर चली जाती है और उसके जाते ही रानी आती है। काजल को अपने घर के बाहर देख रानी को कुछ समझ में नहीं आता। वो कोई रिएक्ट ना करते हुए घर के अंदर जाती है। रानी के हाथ में सामान रखा था। वो खुशी से अपने घर वालों को आवाज लगाती है, माँ जी, रोहित, आरुष, कहाँ हो आप? देखो आज मैं सबके लिए क्या लाई हूँ। रानी की आवाज सुनकर सभी बाहर आते हैं। रानी के हाथ में सामान देखकर रोहित पूछता है, रानी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आज मैं लेट हो गई ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हम सबके लिए बाहर से कुछ लेकर आऊं। चलो आप सब डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, मैं भी आप लोगों के लिए खाना निकालती हूँ। पर मम्मा, हमने तो खाना खा लिया। खाना खा लिया? पर कैसे? माँ जी की तबीयत खराब है, रोहित आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं, तो फिर खाना बनाया किसने? काजल बुआ ने। क्या? काजल? पर वो यहाँ क्यों आई थी? मतलब मैंने तो उसको सुबह और दोपहर का खाना देने को कहा था, लेकिन वो रात को क्यों आ गई? हमें लगा रात का खाना भी तुमने ही कहा होगा देने को, इसलिए वो यहाँ आई है। वैसे भी तुम बिजी इतनी रहती हो। रोहित की बात सुनकर रानी कुछ नहीं बोलती और खाना वहीं रखकर चुपचाप चली जाती है। रानी को उदास देखकर रोहित उसके लिए खाना निकालकर उसके पास ले जाता है। क्या हुआ रानी? देखो, तुम काजल को गलत मत समझो, पर तुम आज बहुत लेट थी और इसलिए उसने हमारे लिए खाना बनाया। वो बात ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों को मेरे लिए रुकना नहीं चाहिए था? अच्छा, आई एम सॉरी, बस आगे से हम ध्यान रखेंगे, पर फिलहाल तो तुम कुछ खा लो। रोहित की बात सुनकर रानी खाना खाती है। रोहित और रानी आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां आरुष आता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मा, कल स्कूल में पीटीएम है, पीटीएम में मम्मी पापा का आना जरूरी है। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे। अभी रात ज्यादा हो रही है ना, एक काम करो, आप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मम्मा, आप आओगी ना?
आरुष की बात सुनकर रानी रोहित का चेहरा देखने लगती है और आरुष को हाँ में जवाब देकर उसको उसके कमरे में भेज देती है। अब अगले दिन फिर रानी जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाती है। रानी अपने घर को, अपने बेटे को और अपने पति को जरा भी समय नहीं दे पा रही थी और आज तो उसके बेटे की पेरेंट्स मीटिंग भी थी, इसलिए वो अपने बॉस के पास जाती है हाफ डे लेने के लिए, पर उसका बॉस उसे हाफ डे देने से साफ मना कर देता है। वहीं आरुष अपनी माँ की राह देखता रहता है पर रानी नहीं आती। तभी काजल वहाँ साड़ी पहन कर आती है। रोहित, आज भी भाभी नहीं आई। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं आरुष की पीटीएम में आऊँ उसकी बुआ बनकर? वैसे भी यहाँ नेहा नहीं है, आंटी बीमार है, तो क्या मैं... काजल की बात सुनकर रोहित उसको हाँ कर देता है और आरुष की पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड करता है। शाम को जब रानी घर आती है तब आई एम सो सॉरी बच्चा, मुझे छुट्टी नहीं मिली। मैंने बात की थी सर से बट मम्मा मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आरुष वहां से चला जाता है और रानी रोहित की तरफ देखने लगती है। रोहित, सच में मैं आना चाहती थी पर... बस करो रानी, कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह काजल ने अटेंड कर ली मीटिंग। रोहित, मैं ये क्या देख रही हूँ? मतलब मैं ऑफिस में बिजी क्या हुई, काजल का आना जाना कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? हर चीज में काजल। अरे तो क्या हो गया? अब तुम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रही, इसमें हमारी तो गलती नहीं है ना। रोहित भी आज रानी से गुस्से में बात करके वहां से चला जाता है। इस बात से परेशान रानी भी उदास हो जाती है और अब वो काजल के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगती है। अगली सुबह रानी जब अपने ऑफिस जा रही थी तो उससे पहले वो काजल से मिलती है। आइए ना, बैठिए। नहीं काजल, मैं बैठने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ समझाने आई हूँ। थैंक यू, तुम इतना ख्याल रख रही हो, पर अब से तुम मेरे घर के मामले में मत आओ। मतलब अब मेरे घर में मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी फैमिली को देख लूंगी, समझी? काजल कुछ नहीं समझ पाती। वहीं रानी भी अपनी बात बोलकर चली जाती है और परेशान होकर ऑफिस में हेड डाउन करके लेट जाती है। सपने में काजल रानी के मना करने के बाद भी रानी के घर जाती है और सबका ख्याल रखती है। उसका ऐसा नेचर देखकर सुमित्रा उससे कहती है, काजल, सच में तू बहुत अच्छी है। और एक मेरी बहू को देख, वो इतनी बिजी है, होश और हवास ही नहीं है अपने घर का। पता नहीं क्यों मैंने अपने बेटे की शादी उससे करा दी। मुझे तो तुझे अपनी बहू बनाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, वो कौन सा घर में रहती है। आज से तू ही मेरी बहू है। नहीं नहीं नहीं, काजल मेरी जगह नहीं ले सकती। मैं आपकी बहू हूँ माँ जी। नहीं 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 नहीं, काजल नहीं। रानी चिल्ला रही होती है, तभी उसके चेहरे पर पानी आता है और वो सपने से बाहर आती है। रानी अब एक झटके से उठ जाती है और अपने आसपास देखने लगती है। क्या हुआ रानी, ये ऑफिस है, क्या सोच रही है तू, क्यों चिल्ला रही है? सॉरी, वो मैं थोड़ी परेशान हूँ। ऑफिस में हलचल देख रानी का बॉस उसके पास आता है और उसे अपने कैबिन में बुला लेता है। रानी, आई थिंक तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, इसलिए तुम लीव पर जा सकती हो। अपने बॉस की बात सुनकर रानी खुश हो जाती है और वो 1 महीने का लीव लेकर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है। इस तरह से अब रानी अपने परिवार को टाइम देती है। मेरी शादी हो रही है। माँ, मैं तो आपसे दूर हो जाऊंगी। कैसे रहूंगी दूर माँ? तो दुखी हो रही है या खुश हो रही है? दूर जाने की खुशी है या गम, पता ही नहीं चलता। फिर बोले तुम मेरी बेटी को? अरे बेचारी हंसती ही तो है, अब बच्चा हंस रहा है तो भी दिक्कत। अरे बच्चा क्यों हंस रहा है, कहाँ हंस रहा है, ये भी तो देख लिया करो। बस बच्चे की हंसी में कुर्बान हो रहे हो। अब माँ तो सारा दिन बेटी के साथ रहती है। अब वो जानती है कि बेटी की हंसने का कारण क्या होता है, कब होता है और क्यों क्यों होता है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब बेटी हंसू की विदाई हो रही थी। माँ रो रही थी, सास समझा रही थी, लेकिन बेटी... चिंता ना करें बहन जी, आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी ही है, हम पूरा ख्याल रखेंगे, रोइए मत समधन जी। माँ, आप ना अपना ख्याल रखना। और मेरी याद आए ना तो ऐसे ही रो लेना माँ, जैसे मैं रो रही हूँ। अरे बेटा, माँ रो रही है, तू हंस रही है। माना मेरा बेटा लाखों में एक है, लेकिन माँ से बिछड़ने का दर्द थोड़ा तो होना ही चाहिए ना। वो रो रही है बहन जी, बस थोड़ी अदा अलग है उसकी। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन क्या बहू ऐसे ही हंसते हुए रोती है? बस समझ लीजिए कि आप लोगों के घर से आज से रोना धोना खत्म। मेरी बेटी हमेशा हंसेगी, दुख में भी और सुख में भी। और जहाँ बहू बेटी हंसती है वो घर स्वर्ग बनना तो तय है। हाँ जी, और घर वाले स्वर्गवासी। चलो अब तो हो लिया ब्याह, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी हंसा बहू आ जाती है ससुराल, मायके से यहाँ आने के बाद। बहू, ओ बहू, वो कल घर में सब मोहल्ला तुझे देखने आएगा, तो तैयार रहना। जी माँ जी, अब तो शगन में पैसे भी मिलेंगे। क्यों? जरूर जरूर, मैं तो तैयार हो जाऊंगी पक्का। तो शगुन के लिए अगले दिन बहू टिप टॉप से तैयार हो जाती है। तो आ जाती है आसपास की सारी बुढ़िया बहू के दर्शन करने के लिए। वही बहू, एक से बढ़कर एक बुढ़िया की रेंज है माँ जी आप लोगों के मोहल्ले में। कोई हम लोगों की उम्र का नहीं है क्या?
कैसी बात कर रही है बहू? बड़े बुजुर्गों के लिए ऐसा नहीं कहते। अरे क्या बात हो रही है सास बहू के बीच में? नहीं आंटी जी, कुछ नहीं। आंटी क्या होता है? चाची बोलो चाची बेटा, तेरा पति भी यही बोलता है। वैसे तेरे पति को ना कमर में चढ़ाकर मेला दिखाने ले जाती थी मैं, लेकिन बहू एक बार गिर पड़ी थी बहुत जोर से, तब से कमर हिल गई। बहू बुढ़िया की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। कब कैसे कहाँ गिर पड़ी, अब बोलिए तो। है बड़ी बेशर्म बहू है। अरे मैं गिर पड़ी इस बात पर ये हंस रही है। नहीं नहीं चाची, मैं तो दुखी हूँ। अब कैसे जताऊं दुख। सास को पता होता है बहू की आदत के बारे में, लेकिन पास की चाची को कौन समझाए। मैंने तो सोचा था बहू की मुंह दिखाई में 15,000 दूंगी, लेकिन अब तो 500 देने का भी मन नहीं हो रहा। बहू के हंसने की आदत से तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। सभी चले जाते हैं। माँ जी मैं तो चली खाना बनाने, फिर बर्तन कपड़ा झाड़ू। बहुत काम है माँ जी। चलो, ये तो है कि घर का काम खुशी खुशी करती है, मुंह नहीं बनाती। ठीक है बहू, जा जाकर काम कर। माँ जी मैं ना बहुत थक जाती हूँ। थोड़ा तो मदद कर लिया करो। अच्छा तो ये वो वाली हंसी है। बहू देख, मुझे ही काम करना होता तो मैं तुझे क्यों घर लाती। सास भी बहू की तरह हंसकर आगे निकल जाती है। फिर एक रोज, माँ जी क्या बात है, आप काफी दुखी लग रही हैं। क्या हो गया? बहू मैं दुखी हूँ और तू हंस रही है। खैर तुझसे क्या गिला करना, तेरी तो आदत ही है। हाँ बहू दुखी तो हूँ मैं। वही तो मैं सोच रही थी, 4 दिनों से आप घर से बाहर भी नहीं निकली है। क्या हो गया माँ जी? वो सक्सेना जी है ना, उनकी बीवी का स्वर्गवास हो गया है। कौन सक्सेना जी माँ जी? वही आपके पार्क वाले दोस्त जिनके साथ आप वॉक करती थी? हाँ बहू, अब वो नहीं आ रहे तो मेरा भी दिल नहीं करता पार्क जाने का। सोच रही हूँ तेरे साथ जाकर उनके घर में अफसोस कराऊं। हाँ माँ जी, वाह वाह क्या बात कही है। चलिए चलिए चलते हैं। तभी आ जाते हैं ससुर। कौन सक्सेना? तो ये करना चाहती हो तुम पार्क में? शादी मेरे साथ की और वॉक सक्सेना के साथ? अरे सक्सेना नहीं आ रहा पार्क, तो तुम भी नहीं जा रही? वाह जी वाह। बहू जरा पूछ, तेरी सास से शर्म वर्म आती है कि नहीं? माँ जी वो ससुर जी पूछ रहे हैं कि हाँ हाँ, ज्यादा पुलिस कमिश्नर बनने की जरूरत नहीं है, समझी? क्या है जी, आप भी इस पगलिया की बात में आ रहे हैं? अरे भाई जैसे हैं वो, अब बीवी नहीं रही तो दुख तो होगा ना हर किसी को। भाभी थी वो मेरी भी, भले ही मुंह बोली ही क्यों ना हो। ससुर सास की बात को समझ जाते हैं, लेकिन बहू के साथ अफसोस करने जाना सास को कितना महंगा पड़ जाता है, ये भी देखिए। अरे सक्सेना जी बड़ा दुख हुआ। क्या हो गया था भाभी जी को? अब क्या बताऊं पुष्पा बहन, उम्र का तकाजा है। जाना लिखा था तो साथ छोड़ गई। सास सक्सेना को रोता देखकर उसकी पीठ पर हाथ रख देती है। अरे भैया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है, क्यों? बस ये बोलना ही था कि बहू हो जाती है शुरू। आपकी बीवी क्या गई, मेरी सास ने तो वॉक करना भी बंद कर दिया। आपको अकेलेपन की पड़ी है, यहाँ मेरी सास सिंगल से फिर डबल हो गई। और पता है आज पापा जी को क्या लगा? अरे चुप हो जा बहू, चुप हो जा। उनकी बीवी नहीं रही है, दुखी है वो। क्या माँ जी, देखिए ना मुझे भी तो दुखी है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर है? बहन जी तुम अपनी बहू को लेकर निकलो यहाँ से। ये ना हो कि मुझे तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकालना पड़े। मेरी बीवी नहीं रही और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। अरे निकलो यहाँ से। सास बेचारी बहू को लेकर रिश्ते सुधारने गई थी, लेकिन बहू ऐसी निकली कि खैर घर आकर सास बहू को खूब झाड़ती है। इतना बोलती है कि मैं अब ना इस घर में नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। अरे पर हुआ क्या बताओगी? देखो वो माँ के मुंह बोले भाई हैं और तुमने क्या कर दिया? किसी की मौत पर हंसी उड़ाना सही नहीं है ना। मैं नहीं रहना चाहती अब, प्लीज मुझे मेरे मम्मी पापा के घर भेज दीजिए थोड़े दिनों के लिए। पति देखता है कि हर बात पर हंसने वाली उसकी बीवी अचानक से शांत कैसे हो गई। अच्छा ठीक है हंसा, थोड़े दिनों के लिए चली जा तू, जब ठीक लगे तो वापस आ जाना। हंसा मायके जा रही होती है, वो सास के पैर छूती है। हाँ हाँ निकलो, अभी निकलो। ऐसी बहू तो भगवान किसी को ना दे। माँ बस करना,
देख वो कैसे जा रही है, बेचारी कल से एक बार भी हंसी नहीं है। अरे ना हंसी, मैं तो कहती हूँ जीवन भर रोए ये, निकाल इसे घर से बाहर। बहू बाहर चली जाती है, मायके की बस पकड़ती है। अकेले ही मायके भी पहुंच जाती है। देखकर माँ कहती है, मेरी बेटी आई है। अरे बेटा दामाद जी कहाँ है? बेटी कुछ नहीं बोलती, वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अरे मैंने तो हंसती खेलती बेटी भेजी थी, ये क्या कर दिया इन लोगों ने। देखो लग गई ना नजर मेरी बेटी को। बेटी खाने के टेबल पर आती है, खाना खाती है और सीधा रूम में। बात करिए जी दामाद जी से। बच्चों से बात क्या करना, सीधे इसकी सास को ही फोन करता हूँ। नहीं नहीं, आज नहीं, 2-4 दिन बाद करना, तब तक हम भी सोच लेते हैं। उधर ससुराल में पति भी शांत हो जाता है। वो भी घर में शांति से खाता पीता और किसी से बात किए बिना अपने कमरे में चला जाता। कैसा सा घर हो गया है बहू के जाने के बाद, जैसे मनहूसियत ही फैल गई है। भगवान, बहू के बिना घर कैसा लग रहा है, बहुत याद आती है बहू की। 2-4 दिन बाद सास बहू को लेने उसके मायके पहुंच जाती है। बहू सास को देखकर उनके गले लग जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी भी अब नहीं हंसूंगी। ना 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 मेरी बेटी, तू तो हंसती ही अच्छी लगती है। जो गया वो तो चला गया, हम क्यों रोए, हमें तो जिंदगी जीनी है ना। तेरे बिना सब बेकार है। बहू तू तो चिड़िया है हम लोगों के घर की, तेरा पति भी तेरे बिना दुखी रहता है। सास बहू की माता पिता से मिलकर अपनी बहू को घर ले आती है। अब बहू हंसती तो है, लेकिन वहीं हंसती है जहां हंसना जरूरी है। दूर की बहू जानवी और माया दोनों बहुत ही अच्छी सहेली थी। दोनों कॉलेज टाइम से साथ में थी, लेकिन दोनों की दोस्ती सगी बहनों से भी ज्यादा गहरी थी। वहीं दोनों का ससुराल भी एक ही शहर में था, जिससे माया का जानवी के घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन सुबह जब जानवी सो के उठती है, ओह शिट, 6 बजे उठना था और 7 बज गए। अब तो चाय बनाने में लेट हो जाएगा और माँ जी सुनाना शुरू कर देंगी। उन्हें दवाई देनी थी सुबह की, बाबूजी के लिए नहाने का पानी गर्म करना था, इनको ऑफिस जाने में कुछ ही टाइम बाकी है। सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी मैं। जानवी ये सब सोच ही रही थी कि तभी माया हाथ में चाय की ट्रे लेके कमरे में आती है। ये ले चाय पी और टेंशन मत ले, सब काम हो गया है, बस जीजू की टिफिन तैयार करनी बाकी है, वो भी आधा खाना तैयार है। माया जानवी से बोले जा रही थी। वहीं जानवी माया को देखकर काफी हैरान थी। तू इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? और 7 बजे सारा काम हो गया? हाँ तो कितना टाइम लगता है, सुबह 5 बजे उठ के अपने घर का काम निपटा कर 6 बजे यहाँ आ गई। ऐसे भी मेरे घर में ना सब अपना काम खुद से कर लेते, तो उतनी टेंशन की बात नहीं है। ले चल अब चाय पी और फ्रेश हो जा, तब तक नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। यार कितनी सही दोस्त मिली है, कितनी केयर करती है मेरी। इतनी सुबह सुबह आके मेरे सारे काम भी कर दिए। थैंक यू गॉड जी, इतनी केयरिंग फ्रेंड देने के लिए। अरे क्या सोच रही है अब? कुछ नहीं यार, थैंक यू इतनी जल्दी सब कुछ मैनेज करने के लिए। चल अब मैं नहा लेती हूँ। फिर जानवी चली जाती है और दोनों सहेलियां मिलकर सबको नाश्ता परोसती है। माया बेटा, नाश्ता तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। सच में माया के हाथ में जादू है। जानवी मैडम तुम भी कुछ सीख लो। जीजू मैंने जानवी से ही सीखा है, देख लिया। फिर सब हंसने लगते हैं और मजे से नाश्ता करते हैं। वहीं नाश्ते के बाद, जानवी मेरी टिफिन। हाँ जी अभी लाई। जानवी ये इसमें नमक अपने अंदाज से डाल लेना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना, टिफिन मैं दे आती हूँ। ओके ये लो जीजू टिफिन, टेक केयर। थैंक यू, बाय जानवी। कितनी अच्छी है माया, मेरी सगी साली से ज्यादा ख्याल तो ये रख रही है मेरा। वहीं माया अक्सर जानवी के घर जाया करती और घर में सबके काम में उनका हाथ बटाती और सबकी चहेती भी हो गई थी। ऐसे ही एक दिन माया बाजार से थैला भर के सब्जी लेकर आती है। अरे माया बेटा, ये क्या सब्जी इतनी सारी? हाँ आंटी जी, मैं बाजार गई थी तो सोचा यहाँ के लिए भी सब्जी ले लेती हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी बेटा। कोई ना, अब ले आइए तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये रोज रोज ऐसा ना किया कर, अच्छा नहीं लगता माया। ऐसा कुछ नहीं है, तू मेरी अच्छी दोस्त है ना, तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अच्छा, अब इसे फ्रिज में लगाने में हेल्प कर दी मेरी। चल। फिर दोनों हंसते हुए किचन में जाके काम करने लगती हैं। वहीं माया जानवी के ससुराल में एकदम एक बहू की तरह रहती है। वो जानवी के घर का सारा काम भी करती और उसके सास ससुर पति का ख्याल भी रखती। सास बहुत देर से अलमारी में कुछ खोज रही थी। माँ जी कब से अलमारी में क्या ढूंढ रही हो आप, और इतनी परेशान क्यों हो? बहू मैंने ना मेरी सास से मिला हुआ कंगन सोनार को चमकाने के लिए दिया था, और सोनार के यहाँ से आने के बाद वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। मुझे ही बता दिए होते तो मैं रख देती, कम से कम परेशान तो नहीं होना पड़ता। अरे आपको बताना था ना माँ जी, फालतू में परेशान हुए, वो आपकी तिजोरी के हिडन वाले पार्ट में रखा हुआ है।
ये सुनकर सास और जानवी दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। अरे उस दिन आंटी जी ने गहने रखकर मुझे बताया था कि बेटा कंगन इसमें रखा है, भूल जाओ तो याद दिला देना। ओके ओके, मतलब माँ जी आप याददाश्त वाली दवाई टाइम से नहीं ले रही हैं। तुझे लगता है कि ये हो सकता है जब तक माया इस घर में है? बड़ी प्यारी बच्ची है। अरे आंटी जी इतनी भी नहीं हूँ। आंटी जी नहीं, मम्मी बोला कर। तू भी तो मेरी बेटी जैसी है ना। ये सब देखकर जानवी को मन में जलन सी हुई, पर वो मन में ही बड़बड़ा कर रह गई। माँ जी ने आज तक मुझे बेटी जैसा नहीं कहा, और माया मुझसे ज्यादा हो गई इनके लिए। शायद मैं गलत सोच रही हूँ। वो इतनी फैमिलियर होके भी तो रहती है ना सबके साथ, इसलिए बॉन्ड अच्छा हो गया है। और कुछ इस तरह जानवी खुद को ही समझाने में लग जाती है। फिर जानवी नॉर्मल होकर अपने काम में लगती है। वहीं अगले दिन सुबह फिर से माया जल्द ही जानवी के घर आ जाती है। जानवी किचन में पति के टिफिन के लिए आटा गूंथ रही थी, तभी यार जानवी मेरी शर्ट कहाँ है, मिल ही नहीं रही है। अरे वहाँ देखो तो सही, पीली शर्ट रखी है, पहन लो। अब मैं ये पीली शर्ट कहाँ ढूंढूं? ओह मिल गई, लेकिन ये क्या, इसकी तो बटन टूटी हुई है और दूसरी शर्ट प्रेस भी नहीं है। अरे क्या हुआ, आप परेशान दिख रहे हो? अरे बटन टूटी हुई है और दूसरी शर्ट भी नहीं है पहनने को। ऑफिस को भी लेट हो रहा है और जानवी किचन में हाथों में आटा लगाए बैठी है। कोई बात नहीं, आप वरीड क्यों हो? लाओ मैं लगा देती हूँ बटन। फिर माया राघव की शर्ट में बटन लगाने लगती है। तभी जानवी वहां आ जाती है। हाँ जी मिल गई शर्ट? हाँ मिल गई, बटन टूटी थी तो माया ने लगा दी। अरे मुझे बुला लिया होता, इसे क्यों तकलीफ दी? तुम्हारे हाथ में आटा लगा था ना, तो सोचा तुम्हें क्यों परेशान किया जाए, इसलिए। अच्छा किया। जानवी ऊपर से तो खुश होने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन अब उसे चीजें अजीब लगने लगी थी। माया अपने ससुराल की बहू कम और जानवी के ससुराल की बहू ज्यादा बनकर बैठी थी। जानवी के सारे काम अब वो करने लगी थी। घर के बारे में जानवी से ज्यादा अब माया को खबर रहती थी। मुझे लगता है मैं जरूरत से ज्यादा ही अपना दिमाग चला रही हूँ। माया बस मेरी अच्छी दोस्त होने के नाते मेरे लिए इतना करती है। जानवी ये सब सोच रही थी कि तभी ससुर जी वहां आते हैं। बहू, आज घर पर कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, खाना लाजवाब बनना चाहिए। कौन आ रहा है पापा जी? माया बेटा, मेरे दूर के बहन और बहनों ही आ रहे हैं। जानवी अच्छे से तैयार होना बेटा, पहली बार मिलेंगी ना मेरी बहन तुमसे। ठीक है पापा जी। जिसके बाद जानवी घर में मेहमानों के आने की तैयारी करने लगती है। वहीं माया भी बड़े ही उत्साह से जानवी का हाथ बटा रही थी। माया, ये 2 सीटी हो जाए ना तो गैस बंद कर देना, अब मैं कपड़े पहनकर तैयार हो जाती हूँ। ठीक है। सुनना, तेरी वो गोल्डन वाली साड़ी मेरे लिए निकाल देना ना। वो क्यों? अरे मेहमानों के सामने ऐसे काम वाली बाई की तरह रहूंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा तेरा। हाँ सही है, लेकिन गोल्डन वाली साड़ी तो मैं पहनने जा रही हूँ, क्योंकि वही सबसे सुंदर साड़ी है मेरे पास। चल कोई ना, मैं दूसरी पहन लूंगी, वो तू पहन ले। फिर जानवी तैयार होने चली जाती है और किचन से फ्री होके माया भी बन ठन कर रेडी हो जाती है। वहीं कुछ ही समय में मेहमान भी घर आ जाते हैं, जहां जानवी और माया दोनों बुआ जी के पैर छूती हैं और बुआ जी कंफ्यूज हो जाती है कि बहू कौन है, इसलिए वो दोनों को आशीर्वाद दे देती है। आइए दीदी, जीजा अंदर आइए, अंदर आइए। बुआ जी बैठिए ना, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ आपके लिए। ठीक है बेटा, मुझे तो लगा ही था कि यही बहू होगी, वो शायद बहू की बहन या सहेली होगी। जिसके बाद जानवी और माया किचन में जाके चाय नाश्ता लेकर आते हैं। इससे पहले कि जानवी कुछ बोले, बुआ जी लीजिए नाश्ता कीजिए। आप दोनों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा, हम आराम से आ गए। जिसके बाद बुआ फूफा चाय नाश्ता करते हैं और कुछ देर बाद दोनों टेबल पर खाना लगा देती हैं। माया बढ़ चढ़कर मेहमानों के सामने आती, जिससे उन्हें लगता कि घर की बहू जानवी नहीं बल्कि माया है, और जाते समय वो माया को विदाई और मुख विदाई का शगुन भी देकर जाते हैं। ये देखकर जानवी को बहुत गुस्सा आता है। बेटा बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, अब मैं चलती हूँ। फिर बुआ फूफा चले जाते हैं। कोई ना बहू, गलती से बुआ ने माया को बहू समझ लिया, अब क्या कर सकते हैं। वैसे भी कौन सा वो रोज आने वाली है। जी कोई बात नहीं, ये तो वैसे ही ऑलमोस्ट घर की बहू बन चुकी है, अब कैसे भी करके इसे घर से भगाना ही होगा। जिसके बाद जानवी अगले दिन सुबह ही माया के घर से उसके कपड़े और बैग ले आती है। जानवी तू ही मेरा सामान यहाँ क्यों ले आई? देख तू तो हमेशा यहीं रहती है, तो सोचा तेरा सामान ही मंगवा देती हूँ। माया को जानवी की बात थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वहीं अगले दिन फिर जानवी माया के घर से उसके अलमारी और फ्रिज मंगा लेती है। जानवी तूने मेरे घर से फ्रिज और अलमारी क्यों मंगाई? अब तो इस घर की बहू बन गई है ना, इसलिए तेरा सामान यहाँ मंगा रही हूँ। पागल, ऐसा मजाक कौन करता है? माया को सच में लगता है कि जानवी मजाक कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसे डर लगने लगा था। अगले दिन जानवी माया के घर से उसका बेड, टीवी और बाकी का सामान भी मंगवा लेती है। जानवी ये सब क्या है? तू क्या करना चाहती है? जैसे तुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। हाँ, तू सारा दिन यहीं रहती है, अब तो तू इस घर की बहू बन गई है ना, इसलिए मैं तेरा सारा सामान मंगा रही हूँ। अब तो आराम से यहाँ रह,
मैं अपना सामान ले जाती हूँ तेरे घर। ये सुनकर माया घबरा जाती है कि कहीं जानवी उसके ससुराल वालों को और पति को पटा ना ले। सॉरी जानवी, मैं समझ गई हूँ, मैं यही रह जाती हूँ अपने घर। जिसके बाद माया अपना सामान लेकर 9 तो 11 हो जाती है।